लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और काठमांडू में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई थी जो इस समय चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री पाकिस्तान, नेपाल के वो इसमें शामिल हैं, पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, आर्मी चीफ भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रणय, स्थिति बेहद गंभीर इस समय काठमांडू और काठमांडू के आसपास के इलाकों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ा अपडेट बता दूं गौरव, यहाँ पे कि मरने वालों का आंकड़ा 16 हो चुका है। दूसरी बात यह है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है और ये जो गोली चलने की घटनाएं हैं, ये केवल काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी कुछ देर पहले जो मैंने एक सोर्स से वहां पर बात की है, उनका कहना है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये विराटनगर, ये नेपालगंज, पोखरा समेत कई शहरों से इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो बड़ा प्रोटेस्ट है, ये वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो गया है, ये पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। और साथ ही नेपाल सरकार की तरफ से अभी तक बयान नहीं आया है, केवल बैठकों की बात आ रही है। ये बैठक कहां चल रही है और उस बैठक के बाद क्या होगा, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पे खड़ा होता है कि इतने घंटे से ये प्रोटेस्ट चल रहा है नेपाल के अंदर, नेपाल सरकार की तरफ से अभी तक न तो सिचुएशन को नियंत्रित करने के लिए कोई बयान सामने आया है, न जनता को आश्वासन देने के लिए किसी तरीके की चीज कोई की जा रही है। सेना और सरकार और जनता के बीच में, या सुरक्षा कर्मियों और जनता के बीच में जो टकराव हो रहा है, गोली की जो घटनाएं हो रही हैं, आपने जिस तरीके से बताया कि जो वीवीआईपी हैं उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जनता और खासतौर पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद परिसर के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर तोड़फोड़ हो रही है, कई जगह पर आगजनी की घटनाओं की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थिति क्या है, सरकार क्या कह रही है, क्या एक्सप्लेनेशन है, इन चीजों को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया जाना, यह अपने आप में बड़ी चिंता का विषय समझ में आता है। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से एम्बुलेंसेस भीड़ के बीच उनको चीरती हुई निकल रही हैं, इमरजेंसी की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। 100 से ज्यादा लोग, पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर पुलिस ने रबर बुलेट चलाई और फिर गोलियां चलाई गई। देखिए इन तस्वीरों को। बेहद गंभीर स्थिति। आज सवेरे बाणेश्वर के इलाके में जिस तरह से प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, फिर संसद की तरफ वो आगे बढ़े, कई जगहों पर जहां बैरिकेडिंग की गई थी, जगह जगह पर बैरिकेड को तोड़ते हुए वो युवा लगातार आगे बढ़ते गए। और अगर आप पुलिस को भी देखिए तो बहुत तैयार थी पुलिस, उनका राइट शील्ड उनके पास, हेलमेट उनके पास, उनके बेटन उनके पास, और उनके पीछे आंसू गैस छोड़ने वाली टीमें भी तैयार थी और रबर बुलेट चलाने वाली टीमें भी तैनात थी। लेकिन प्रणय, जो बयान केपी शर्मा ओली का इससे पहले आया था, क्योंकि ये करीब हफ्ते भर से धीरे धीरे गुस्सा युवाओं का बढ़ता जा रहा है। जब से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए, टिकटॉक नहीं बैन किया गया, उस पर अगस्त में ही प्रतिबंध था, लेकिन उसने अपना एक कंप्लायंस अधिकारी लगा दिया। पहले ही उसने अपना 3 तरह के अधिकारियों को लगाने की बात की गई थी। एक कंप्लायंस ऑफिसर लगाना था आपको, एक फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने का अधिकारी आपको लगाना था, और एक डेजिग्नेट रिड्रेसल ऑफिसर, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टिकटॉक ने कर दिया, बाकियों ने नहीं किया। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें बहुत सारे इसकी समस्याएं हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक सरकारों के लिए सोशल मीडिया का नियमन एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से उसका नियमन और नियंत्रण होना चाहिए, वो चीजें करने की बजाय नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार को जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिला था, इसमें आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट कह लीजिए या एक कानूनी आधार कहा जा सकता है कि ओली सरकार जो कुछ कर रही है वो कोर्ट से मिले आदेश के बाद में इन सोशल मीडिया कंपनियों से कंप्लायंस के लिए कह रही है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 7 दिन की मियाद के बाद कंप्लीट बैन कर दिया गया, उस बैन के बाद लोगों की नाराजगी उबल रही थी। यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर लोगों की नाराजगी वहां से उठ रही थी, लोग इस चीज को लेकर अपना नाराजगी का इजहार कर रहे थे, तब उसके बाद हालात को संभालने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया गया? एक दूसरी चीज यह है कि यहां पर टेक जायंट्स इन सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि वो कंप्लाई क्यों नहीं करना चाहती हैं लॉ ऑफ द लैंड के लिए, और वो अपनी कंपनियों का
के प्रबंधन के अनुसार तो देखते हैं कि हम किस टेरिटरी से या इस रीजन से चलाना चाहते हैं। इस तरीके के टकराव की स्थिति हम लोगों ने भारत के अंदर भी देखी, जब ट्विटर की तरफ से इस तरीके को लेकर शिकायतें जताई गई थी, जब पार्लियामेंट्री पैनल के सामने उनको पेश होने के लिए कहा गया था, उनका एक रेजिस्टेंस होता है। पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया कंपनियों के प्रभाव को देखते हुए उनके नियमन को की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, और साथ ही सरकारों के सामने एक बड़ा टेंशन होता है कि इनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, क्योंकि ये बाउंड्रीज से बाहर हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इनके ऊपर बहुत सारी जनता और बहुत सारे लोगों का, चूंकि उनके अकाउंट्स हैं, लोगों के कामकाज उससे जुड़े होते हैं। साथ ही नेपाल के अंदर अगर आप देखें तो कोविड के बाद से जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनके बीच में लोगों का कामकाज, जिस तरीके से पंकज भी बता रहे थे, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, संवाद, संचार से लेकर लोगों का कामकाज, व्यापार, कारोबार भी जो है सोशल मीडिया कंपनियों के जरिए चल रहा है। इसके अलावा कंटेंट इकोनॉमी अपने आप में एक नई उभरती हुई इकोनॉमी का डायमेंशन है, तो लोग इससे अपना रोजगार कमा रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रणय, एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है, और चाहे विश्व भर में आप प्रजातंत्र की बात करें तो ये जो बिग टेक है, अमेरिका में बैठी कंपनियां या देश विदेश में बैठी कंपनियां, वो किसी भी देश में तख्ता पलट की कोशिश भी कर सकती हैं। तो जिस देश में वो पैसा कमाती हैं, उस देश में उनका कौन अधिकारी है, कौन नियमों का पालन करवा रहा है, कौन उस देश की नीतियों का पालन कर रहा है, ये तो उनके लिए भी करना जरूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती। आप बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, आप जैस्मिन रेवोल्यूशन देख लीजिए वेस्ट एशिया में, या नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट में देख लीजिए, ट्यूनीशिया में देख लीजिए। तो बिग टेक पर देशों के कानून कैसे लागू होंगे, ये केपी शर्मा ओली सरकार केवल नियमों का पालन ही तो करवाना चाह रही थी। बिल्कुल ठीक कहा गौरव आपने। यहाँ पर सरकार के तौर पे यदि देखा जाए तो केपी शर्मा ओली सरकार जो है उसने गलत नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सरकार को कि आप इस मामले में कंप्लायंस क्यों नहीं करा रहे हैं। ये कंप्लायंस का मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर चल रहा है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो टेक जायंट्स हैं, क्या ये सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं वो छोटे देशों के साथ में अलग व्यवहार करती हैं, बड़े देशों के साथ में अलग व्यवहार करती हैं। इसके अंदर भी क्या इकोनॉमिक क्वोशेंट जो है उसके आधार पर तय किया जाएगा कि कौन सा देश ज्यादा प्रभावशाली है, कौन सा कम है या कौन सा ज्यादा है। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो नेपाल का जो इस समय का प्रोटेस्ट है, ये शायद अपने आप में एक विरली घटना है कि सोशल मीडिया के बैन होने के कारण किसी देश के अंदर इस किस्म का उपद्रव, इस किस्म का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर सरकार इन कंपनियों से कंप्लायंस करवाने के लिए कह रही थी। तो ये कंप्लायंस जो है, उस कंप्लायंस के बाद ये सरकार के कंप्लायंस की कोशिश को ये कंपनियां डिफायंस में क्यों बदलना चाहती हैं, इस तरीके का प्रतिकार क्यों किया जा रहा है, ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और ये दुनिया में सब देशों के लिए एक तरीके से नजीर है कि अगर रहिए मेरे साथ,